Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Cosmetic Science Unit 2 lecture number 16 Mouthwash. So जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कॉस्मेटिक साइंस और इसकी सेकेंड यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था डिस्कशन ऑन माउथ वॉशेज। माउथ वॉशेस के बारे में हमने देखा कि किस तरीके से ये जो माउथ वॉश होते हैं ये बैड ऑडर को रिड्यूस करते हैं, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देते हैं, माउथ कैरीज को ट्रीट करते हैं और माउथ फ्रेशनर का ये काम करते हैं। और डिफरेंट टाइप के यहाँ पे माउथ वॉशेस यूज किए जाते हैं जो उनके फॉर्मुलेशन की बेसिस पर और उनके यूज के बेसिस पर डिफर करते हैं। अब हम इसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और रिमेनिंग एस्पेक्ट्स माउथ वॉशेस के डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज माउथ वॉश। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो है इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन द माउथ वॉशेस, कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं माउथ वॉश में। तो इंग्रेडिएंट्स में आपका फर्स्ट है एंटीसेप्टिक सबस्टेंस, एस्ट्रिंजेंट सबस्टेंस, डिओड्राइजिंग एजेंट्स, ड्रग एक्सट्रैक्ट्स, फ्लेवर्स, सर्फेक्टेंट्स, स्वीटनर्स, कलरिंग एजेंट्स, व्हीकल्स एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पर मेन 9 इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम यूज करते हैं माउथ वॉश की प्रिपरेशन में। फर्स्ट होते हैं आपके एंटीसेप्टिक सबस्टेंस। These are the active constituents of most of the mouthwashes. The choice of specific antiseptic is made according to the need and matching with the other ingredients. The phenols and its derivatives, hexachlorophenol, quaternary ammonium compounds, thymol, salicylic acid, formalin, boric acid, tannic acid, hydroxybenzoate, एक्सेट्रा आर कॉमनली यूज्ड सब्सटेंसेस। क्या बोल रहे हैं एंटीसेप्टिक के बारे में कि ये जो एंटीसेप्टिक सब्सटेंस होते हैं में क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर घाव होता है, चोट होता है, बाउंड होता है, तो उसको हील करने का ये काम करते हैं। ठीक है, तो माउथ में कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है तो उसके ट्रीटमेंट पे यूज किए जाने वाले एजेंट होते हैं ये। तो बेसिकली इनका जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है ना, ठीक है, वो आपके माउथ वॉश में प्रेजेंट होता है। मतलब माउथ वॉश का मेन एपीआई है, ये मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसके लिए आपकी फॉर्मुलेशन तैयार की गई है। और ये जो स्पेसिफिक एंटीसेप्टिक सबस्टेंस हैं जो यहाँ पर हमको चूज करने हैं वो इस अकॉर्डिंग डाले जाएंगे कि भाई हमको किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, कैसी नीड्स है और अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ कैसे ये मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो एंटीसेप्टिक सबस्टेंस है वो क्या है आपके, वो है आपके फिनोल, फिनोल के डेरिवेटिव्स, हेक्साक्लोरोफिन और आपके क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, थायामोल, सैलिसिलिक एसिड, फॉर्मलिन, बोरिक एसिड, टेनिक एसिड, हाइड्रोक्सीबेंजोएट, ये आपके मोस्ट कॉमनली यूज यहाँ पर सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। नेक्स्ट होते हैं आपके एस्ट्रिंजेंट्स। एस्ट्रिंजेंट्स की बात करें तो these are being used in the mouthwashes from a long time. Hence, these astringents are incorporated in the mouthwash for the following action, such as to shrink and protect the inflamed mucous surface. Second, to precipitate the proteins of saliva. Third is to diminish the accumulated mucus secretion by the precipitation. क्या बोल रहे हैं एस्ट्रिंजेंट्स के बारे में कि ये जो सब्सटेंस होते हैं ना एस्ट्रिंजेंट, ये क्या करते हैं आपके माउथ वॉश की प्रिपरेशंस के अंदर यूज किए जाते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए इनको यूज करते हैं। और ये जो एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं इनको हम माउथ वॉश के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, किस लिए कि आपके माउथ के अंदर जो म्यूकस सरफेस है ना, अगर वो इन्फ्लाम्ड हो रही है तो वो श्रिंक हो जाए, वो प्रोटेक्ट हो जाए, इसके लिए सलाइवा आपकी है, सलाइवा के अंदर प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो उन प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन्स को, जो प्रोटीन्स आपके सलाइवा में प्रेजेंट है उनको प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए। और थर्ड है कि भाई वहां पर जो सलाइवा से म्यूकस सिक्रीशन हो रहा है वो एक्यूमुलेट हो रहा है तो उसका प्रेसिपिटेशन आउट करने के लिए, उस सलाइवा को रिड्यूस करने के लिए, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी शो करने के लिए ये एस्ट्रिंजेंट्स यहाँ पर ऐड किए जाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि सेकेंड इंग्रेडिएंट है एस्ट्रिंजेंट, जो कि माउथ वॉश के अंदर जो म्यूकस सरफेस है जो इन्फ्लाम्ड है उसको ट्रीट करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं और जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है उनको प्रेसिपिटेट आउट करते हैं। थर्ड होता है आपकी डिओड्राइजिंग एजेंट, जो कि एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस देने का काम करता है, डिओड्राइजेशन करने का काम करता है।
So these are responsible for cause of bad breath are not only because of the bacterial growth on the food particles mouth, but there are several other factors that are responsible to the cause of this bad breath. Hence, quaternary ammonium compounds such as chlorophenylene have been found to exert a deodorizing effect in a oral cavity. क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो माउथ होता है ना उसके अंदर जो बैड ऑर्डर प्रोड्यूस होती है उसका जो मेन रिस्पॉन्सिबल रीजन होता है वो होता है आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ बैक्टीरियल ग्रोथ ही आपके बैड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि भाई माउथ में जो फूड पार्टिकल्स हैं उन फूड पार्टिकल्स के डिग्रेड करके बैक्टीरियाज बैड ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं, बट उसके अलावा भी अदर फैक्टर्स होते हैं जो इस बैड ब्रेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड, क्लोरोफिनाइलिन, जो कि यहाँ पर ओरल कैविटी के अंदर एक अच्छा डिओड्राइजिंग इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डिओड्राइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर ऐड किए जाते हैं क्या, डिओड्राइजिंग एजेंट्स। नेक्स्ट है आपके ड्रग एक्सट्रैक्ट। ड्रग एक्सट्रैक्ट की बात करें तो सेवरल एक्सट्रैक्ट्स हैव बीन फाउंड इन द माउथ वॉश that act as an stringent, stimulants and flavoring agents. Tincture of mint and oleaginous gum resin, which is obtained from the steam of Comnivora, molmol and other species. Tincture of cinchona, benzoin tincture, tincture of chlorella, etc. are the some extracts which is used in the mouthwashes. क्या बोल रहे हैं कि कई सारे हमारे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होते हैं जो कि माउथ वॉश के अंदर पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट यहाँ पर देते हैं, स्टिमुलेंट का काम करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट का काम करते हैं। और यहाँ पर जो मोस्ट कॉमनली ड्रग एक्सट्रैक्ट यूज किए जाते हैं वो होता है आपके टिंचर ऑफ मिंट, ठीक है, जो कि एक ऑयलोगम रेजिन होता है जो कि कॉम्निफोरा मोलमोल जैसी जो प्लांट होता है हमारा उसकी स्टीम से हमें ऑब्टेन होता है, या फिर अदर स्पीशीज का जो टिंचर है, ठीक है, चिंकोना का टिंचर है, बेंजोइन का टिंचर है, कुरेला का टिंचर है। ठीक है, ये मोस्टली यहाँ पर यूज किए जाने वाले एक्सट्रैक्ट होते हैं जिनको माउथ वॉश के अंदर यूज किया जाता है। तो क्या बोल रहे हैं कि कई सारे हमारे यहाँ एक्सट्रैक्ट है जिनको यूज करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए, और ये क्या करते हैं, कई बार ये एस्ट्रिंजेंट के फॉर्म में काम आते हैं, कई बार ये स्टिमुलेंट का काम करते हैं और कई बार ये फ्लेवरिंग एजेंट का काम करते हैं। ठीक है, फिफ्थ होता है आपके क्या, फ्लेवर्स, जो कि स्पेशल फ्लेवर देने का काम करेंगे। So various flavoring agents that are commonly used in the mouthwashes are peppermint oil, menthol, thymol, aniseed oil, clove oil, eucalyptus oil, cinnamon oil, anethol, phenol and salicylate। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं माउथ वॉशेस के अंदर, जैसे कि आपके पिपरमेंट ऑयल, मेंथोल, थायामोल, एनसिड ऑयल, क्लोव ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, सिन्नामन ऑयल, एनेथियोल, फेनल और मिथाइल सैलिसिलेट। ये बेसिकली आपके फ्लेवरिंग एजेंट है जिसमें जो अलग अलग फ्लेवर प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। सिक्स होता है आपके क्या, सर्फेक्टेंट। Occasionally, surfactants are incorporated in the mouthwashes to have an wetting or detergent property or solubilizing effect, and sometimes solubilizing agents are used to keep all the ingredients intact in case of more water content in a solution, and sometimes solubilizing agent may be required। क्या बोल रहे हैं कि ये जो सर्फेक्टेंट है ना ये क्या करते हैं, आपके सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ओकेजनली ये जो सर्फेक्टेंट है ये आपके माउथ वॉशेस के अंदर इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, वेटिंग प्रॉपर्टी के कारण, डिटर्जेंसी प्रॉपर्टी के कारण डिटर्जेंट की तरह या वेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, या समटाइम्स सॉल्युबलाइज करके सॉल्युबलाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और समटाइम्स ये जो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट होते हैं इनको यहाँ पर यूज किया जाता है किसके लिए, कि सारे इंग्रेडिएंट को वो क्या कर सके, वाटर के, जब हम सोल्यूशन बनाएंगे तो वाटर के कांटेक्ट में ला सके, वाटर के साथ सॉल्युबलाइज कर सके। और कभी कभी यहाँ पर
सॉल्युबलाइजिंग एजेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो क्या करती है, हमारे फॉर्मुलेशन को सॉल्युबलाइज करने का काम करती हैं। ठीक है, तो दोबारा समझो क्या कह रहे हैं कि सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं, और वेटिंग एजेंट या डिटर्जेंट या सॉल्युबलाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, और सारे इंग्रेडिएंट को वाटर के कांटेक्ट में बनाए रखते हैं, और एक गुड सॉल्युबलाइजर एजेंट का फंक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके स्वीटनर्स, जो क्या करते हैं, स्वीटनिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो हियर शुगर आर नॉट यूज्ड एज ए स्वीटनर इन द माउथ वॉश। इनफैक्ट सैकरीन और अदर सिंथेटिक स्वीटनर एक्सट्रैक्ट्स कैन बी यूज फॉर दिस पर्पस। डायरेक्ट शुगर नहीं यूज करते, पता है क्यों? क्योंकि शुगर क्या है ना, वो भी एक तरीके से बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिएंट का काम करती है, बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाती है। बैक्टीरिया जो रहता है ना, वो क्या करता है, स्वीट अगर आप सिंपली कार्बोहाइड्रेट शुगर डालोगे ना, तो वहां पर बैक्टीरिया आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करने लग जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो शुगर रहती है ना, उसको हम एज एन स्वीटनर यूज नहीं करते माउथ वॉश में, बल्कि यहाँ पर हम सेक्रीन या अदर जो सिंथेटिक स्वीटनर्स होते हैं उनको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं आपके कलरिंग एजेंट। कलर्स या कलरिंग एजेंट की बात करें, सो माउथ वॉशेज आर ऑफ्टन कलर्ड विद द वेजिटेबल डाइज, and the useful dyes prone, carmine, phloxine, erythrocene, which do not have effect on other ingredients and other actions. क्या बोल रहे हैं कि कलरिंग एजेंट क्या करते हैं, कलर करने का काम करते हैं। यानी कि ये जो माउथ वॉशेस होते हैं ना, इनको वेजिटेबल डाइज के साथ मोस्टली यूज किया जाता है, और ये जो डाइज होती है मेनली वो क्या होती है आपके सैफरानीन, कार्मीन, फेलोक्सीन या इरिथ्रोसीन जैसी डाइज होती है, जिनका जो क्या करती है, दूसरे इंग्रेडिएंट पर कोई इफेक्ट नहीं डालती, दूसरे इंग्रेडिएंट पर कोई एक्शन नहीं करती, सिंपली वेजिटेबल डाइज होती है जो डिजोल्व होकर के एक पर्टिकुलर कलर प्रोड्यूस करती हैं। क्लियर? नेक्स्ट होता है आपके व्हीकल, जिसके अंदर आप सारी चीजों को डिजोल्व करके incorporate करोगे। So this is a very important ingredient as all the constituents have to be kept in a solution in the vehicle. Alcohol alone or in combination with water is widely used solvent. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, और इसके जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसको हम कैसे रखते हैं कि सोल्यूशन की फॉर्म में व्हीकल में डिसॉल्व करके रखते हैं। तो यहाँ पर हम या तो अल्कोहल को अकेला यूज करते हैं, या अल्कोहल के साथ वाटर को कंबाइन करके फिर यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके व्हीकल। नेक्स्ट है आपके फॉर्मुलेशन और प्रिपरेशन, कि किस तरीके से इन माउथ वॉशेस को प्रिपेयर किया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है। तो इसके फॉर्मुलेशन या प्रिपरेशन का एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है। तो कैसे यहाँ पर प्रोसीजर परफॉर्म किया जाएगा, अलग अलग फॉर्मुलेशंस के लिए यहाँ पर अलग अलग प्रोसीजर्स बताए जा रहे हैं, एंड देन फिर हम डिस्कस करेंगे इसके इवेल्युएशन पैरामीटर्स को। तो फर्स्ट जो हमारा फॉर्मुलेशन का जो फर्स्ट हमारी फॉर्मुलेशन है, ठीक है, वो क्या है, दैट इन दिस boric acid is dissolved in 60% of water and other ingredients in 60% of alcohol. Then aqueous solution is added to the alcoholic solution. Then add 2% of purified talc is added and allowed to stand with the occasional stirring with 48 hours. Then the solution is filtered and the rest of alcohol and water is added to make up the volume. The ingredients of this formulation are boric acid 1.5%, thiamine 0.1%, eucalyptus 0.5%, methyl salicylic acid 0.1%, oil of thymol 0.03%, menthol 0.1%, alcohol 30% and water 67.67%। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, हमको ये सारे इंग्रेडिएंट लेने हैं, इनकी ये जो क्वांटिटी मेंशन की गई है उतनी क्वांटिटी में लेना है। फिर सबसे पहले आपको टोटल जो वाटर है 7%, ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे 60% वाटर लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो सारे इंग्रेडिएंट होंगे, ठीक है, वो उनको अलग कर लेंगे, और सिंपली सिर्फ बोरिक एसिड होगा हमारा, ये सिर्फ बोरिक एसिड होगा। इस बोरिक एसिड को तो हम क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, और जो अदर सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे उनको 60% अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर ये जो एक्वा सोल्यूशन हमने बनाया है इसको हम अल्कोहलिक सोल्यूशन में ऐड करेंगे।
फिर हम उसके अंदर ऐड करेंगे 2% का प्योरीफाइड टाल्क और फिर उसको थोड़े टाइम के लिए अच्छे से स्टीयर करके 48 घंटे के लिए यानी कि 2 दिन के लिए लगभग रख देंगे। ठीक है, उसके बाद इस सोल्यूशन को हम फिल्टर करेंगे और जो भी रेस्ट ऑफ द पार्ट है अल्कोहल का या वाटर का उसको फाइनली हम इसमें ऐड करके वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। सिंपली इस तरीके से हमें फॉर्मुलेशन बनानी है। सेकेंड जो हमारा प्रोसीजर है इसको बनाने का, सेकेंड फॉर्मूला है, उसके अंदर कैसे परफॉर्म करेंगे, दैट दिस बोरिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन अ वाटर बाय बॉइलिंग and diluting with the remaining water and allowed to cool. Then the benzoic acid is dissolved in a sufficient quantity of alcohol and oil and the remaining alcohol. Then these solutions are added to an aqueous solution and mixed rapidly and caramel coloring is added. Then the solution is chilled and filtered. ठीक है, by using the formula number 2 in which benzoic acid 1%, boric acid 2%, alcohol 8.5%, eucalyptus 0.05%, oil of thiamine 0.1%, oil of wintergreen 0.3%, water 88% and caramel coloring 0.05% से ये सब पूरी फॉर्मुलेशन बनी होगी। इसके अंदर भी सिंपली हमको क्या करना है, बोरिक एसिड को जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वैसे ही बोरिक एसिड लेना है और इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है। लेकिन इस बार डिसॉल्व करते वक्त हम क्या करेंगे, स्पेशली इसको बॉईल करेंगे और अच्छे से डिसॉल्व करने के बाद जो बॉईल करते हुए डिसॉल्व कर लिया उसके बाद हम इसको डाइल्यूट करेंगे रिमेनिंग वाटर कंटेंट से और इसको आराम से ठंडा होने देंगे। ठीक है, इसके अलावा जो रिमेनिंग कंटेंट है हमारा उसमें से बेंजोइक एसिड को लेंगे, उसको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अल्कोहल और ऑयल सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अल्कोहल में डिसॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और ऑयल इज इन द रिमेनिंग अल्कोहल। ठीक है, तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अल्कोहल में बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व करेंगे और जो रिमेनिंग आपका ऑयल है उसको अदर जो रिमेनिंग आपका अल्कोहल है उसमें डिसॉल्व कर लेंगे। मतलब 3 सोल्यूशन बन गए। पहला सोल्यूशन तो बना आपका बोरिक एसिड और वार्म वाटर का। ठीक है, उसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया। दूसरा हमने बेंजोइक एसिड को अल्कोहल में डिसॉल्व किया। तीसरा हमने ऑयल को अल्कोहल में डिसॉल्व किया और ये जो सोल्यूशन बने तीनों, इनको हमने ये बोरिक एसिड और अल्कोहल वाला और ऑयल और अल्कोहल वाला, इसको फिर हमने एक्वा सोल्यूशन के अंदर ऐड किया और अच्छे से रैपिडली इसको मिक्स किया है ना। इसके अंदर हमने कैरेमल वाली कलरिंग इसके अंदर ऐड करी और फिर सोल्यूशन को हमने ठंडा होने दिया। ठंडा होने के बाद अच्छे से उसको फिल्टर कर लिया और फिल्टर करने के बाद हमारा माउथ वॉश बनके तैयार है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फॉर्मुलेशन बन गया। नेक्स्ट थर्ड जो हमारा प्रोसीजर है, इसके अंदर dilute with the 20 times its volume with warm water before use. In this, the formulation contain ingredients such as zinc sulfate ZnSO4 20 ml, zinc chloride that is ZnCl2 10 ml, dilute hydrochloric acid that is HCl 10 ml, compound tetrazine solution 1 ml, chloroform CaCl3 solution double strength वाला 500 ml and water up to the 1000 ml. Then prepare the mouthwash and send 30 ml. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि भाई इसको जब बनाते हैं ना, क्या तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में बनाते हैं और इसीलिए इसको यूज करने से पहले 20 टाइम्स, जैसे अगर आप 1 ml ले रहे हो तो 20 ml पानी में घोलोगे उसको, है ना, तो 20 टाइम्स डाइल्यूट किया जाता है गर्म पानी से, फिर इसको यूज किया जाता है। तो इसको बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है जिंक सल्फेट 20 ml, जिंक क्लोराइड 10 ml, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड 10 ml, कंपाउंड टेट्राजीन सोल्यूशन 1 ml, क्लोरोफॉर्म डबल स्ट्रेंथ वाला 500 ml और वाटर चाहिए अप टू द 1000 ml। बनाएंगे उसको कंसंट्रेट करेंगे और 30 ml के अंदर ही डिस्पेंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्थ प्रोसीजर आता है। फोर्थ प्रोसीजर में क्या होगा, dissolve the benzoic acid in the chloroform and add glycerine and mix. Then dissolve the cinnamon, peppermint, phenol in alcohol and mix the two solutions together. Then mix for 2 hours, chill and then filter. Okay, this formulation contain ingredients such as benzoic acid 1%, cinnamon oil 2%,
phenol 1.5%, chloroform 1.5%, alcohol 37.50%, oil of peppermint 0.50% and glycerin 56%। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी फोर्थ फॉर्मुलेशन है ये। इसको बनाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, बेंजोइक एसिड लेंगे, बेंजोइक एसिड को क्लोरोफॉर्म के अंदर डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व करने के बाद उसमें मिलाएंगे ग्लीसरीन, ग्लीसरीन मिला करके उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे क्या, सिन्नामन, पीपरमेंट और फिनोल इन एल्कोहल। ठीक है, और इन दोनों सोल्यूशंस को एक दूसरे में मिक्स कर लेंगे। पहला सोल्यूशन ये, दूसरा सोल्यूशन ये, दोनों को एक दूसरे में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के 2 घंटे के बाद, 2 घंटे तक इसको अच्छे से ठंडा करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसको फिल्टर आउट कर लेंगे। तो फिल्टर आउट करने के बाद हमको यानी कि माउथ वॉश मिल जाएगा। क्लियर है। लास्ट आती है हमारी फिफ्थ फॉर्मुलेशन, किस तरीके से भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो फिफ्थ फॉर्मुलेशन के अंदर कैसे बनाएंगे कि डिसॉल्व रिसोर्सिनोल एंड जिंक क्लोराइड इन वाटर एंड थायामोल, यूकेलिप्टोल, विंटरग्रीन, menthol and camphor in the alcohol. Then mix the two solutions together and add glycerin. Mix for 1 hour, chill and filter. This formulation contain ingredients such as resorcinol 5 grams, zinc chloride 0.03 grams, menthol 0.50 gram, thiamol 0.20 gram, eucalyptol 0.03 gram, camphor 0.03 gram, peppermint 0.05 gram, alcohol 25 gram, glycerin 10 grams and last water up to the 59.16 grams. तो बेसिकली हमने यहाँ पर इस फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए रिसोर्सिनोल लेना है और जिंक क्लोराइड लेना है। इन दोनों को पानी में घोलना है। घोलने के बाद इसमें डालना है आपको, नहीं ये तो एक फॉर्मुलेशन बन गई। दूसरा हमने क्या करना है, थाइमोल लेना है, यूकलिप्टोल लेना है, विंटरग्रीन लेना है, मेंथोल लेना है और कैम्फर ले रहा है। यहाँ से लेंगे इतना इतना इंग्रेडिएंट और फिर इसको अल्कोहल में डिसॉल्व कर लेंगे। फिर इन दोनों सोल्यूशंस को एक दूसरे में अच्छे से डिसॉल्व करेंगे। फिर इसमें ग्लिसरीन डालेंगे और इस मिक्सचर को 1 घंटे तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। फाइनली इसको हम फिल्टर आउट करेंगे और फिल्टर आउट करने के बाद हमारे पास सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट लास्ट आते हैं इसकी इवैल्यूएशन पैरामीटर्स कि भाई जो हमने माउथ वॉश बनाया है, ठीक है, वो हमारा रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन का है या नहीं। तो नेक्स्ट है हमारे इवैल्यूएशन पैरामीटर्स, जिसके अंदर फर्स्ट है आपके एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो थ्रू द एंटीसेप्टिक्स कॉमनली यूज्ड आर वेल नोन एंड पॉपुलर बट देयर एक्टिविटी इन द प्योर स्टेट ऑफ लिमिटेड वैल्यू for the expected antiseptic activity in the formulations. The additional ingredients present in the formulation can modify the antiseptic property. क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि ये जो आपके एंटीसेप्टिक्स होते हैं ना, ये मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं और उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो अच्छे से वेल नोन होती है, काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं ये। ठीक है, क्योंकि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज की वजह से बैक्टीरिया वगैरह को भी किल कर सकते हैं, इस वजह से काफी ज्यादा यूज किए जाने वाले माउथ वॉशेस होते हैं। लेकिन प्योर स्टेट के अंदर इनकी जो एक्टिविटी होती है वो काफी ज्यादा लिमिटेड होती है ना। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज वो काफी ज्यादा लिमिटेड होती है फॉर्मुलेशन में। तो इसके अंदर हमें एडिशनल कुछ इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर ऐड करते हैं जो कि फॉर्मुलेशन की ये जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है इनको क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हम पहली चीज ये हैं कि एंटीसेप्टिक है या नहीं, जो कि काफी ज्यादा यूज किए जाने वाले माउथ वॉश हैं। तो सिंपली हम इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मॉडिफाई करके चेक करते हैं कि भाई वो किस तरीके की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी यहाँ पर शो कर रहे हैं। सेकेंड होता है आपकी डिओड्राइजिंग इफेक्ट, यानी कि जो डिओड्रेंट इफेक्ट देते हैं। सो सिंपली बाय यूजिंग द केमिकल एनालिसिस, surface tension effect and local deodorizing effect can be evaluated in the mouth. In this, gas chromatography, farewell, osmoscope, etc. are the instruments which are described to be used to measure the level of odor.
Also, human olfactory system can be used to evaluate the odor intensity and deodorant action. क्या बोल रहे हैं डिओड्राइजिंग इफेक्ट को लेकर के कि जब हम केमिकल एनालिसिस को यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है, तो केमिकल एनालिसिस के मेथड को यूज करके हम जब सरफेस टेंशन के इफेक्ट को पता करना चाहते हैं, केमिकल एनालिसिस हम करना चाहते हैं, लोकल डिओड्राइजिंग इफेक्ट को हम पता करना चाहते हैं, इवेलुएट करना चाहते हैं माउथ के अंदर, तो यहाँ पर गैस क्रोमेटोग्राफी या फेयरवेल ऑस्मोस्कोप को हम यहाँ पर यूज करते हैं। किसके लिए? ऑर्डर के मेजरमेंट के लिए। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो पुलिस वाले होते हैं ना, उनके पास अल्कोहल कंज्यूम किया है या नहीं किया है, उसके लिए वो सिंपली स्मेल से ऑर्डर से पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली उसी तरीके से गैस क्रोमेटोग्राफी या ऑस्मोमीटर को यूज करते हैं और ऑर्डर के लेवल को पता करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ह्यूमन ऑल्फैक्टरी सिस्टम होता है, जिसको भी यूज करते हैं ऑर्डर की इंटेंसिटी को पता करने के लिए और डिओड्रेंट इफेक्ट या डिओड्राइजिंग एक्शंस को पता करने के लिए, ठीक है, उसको इवेलुएट करने के लिए। थर्ड है यहाँ पर स्टेबिलिटी स्टडी। स्टेबिलिटी स्टडी की बात करें तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ एन प्रोडक्ट एंड देयर कंपोनेंट्स आर आल्सो नेसेसरी टू बी परफॉर्म्ड, hence the activity of the antiseptics can be decreased over the time, but it is important to test the stability of the astringent, flavor and color, and this can be done by normal stability study or accelerated stability study. क्या बोल रहे हैं कि भाई स्टेबिलिटी स्टडी की अगर हम बात करें जो प्रोडक्ट की कि भाई कितना स्टेबल है वो, तो हमें ये पता करना है कि हमारा प्रोडक्ट कितना स्टेबल है, उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो कितने स्टेबल हैं, ठीक है। तो हमको इसके लिए स्टेबिलिटी स्टडी यहाँ पर परफॉर्म करनी रहती है, ठीक है। तो ये जो आपके एंटीसेप्टिक्स होते हैं, इनकी जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, वो उसकी टेंडेंसी है कि वो बाय द टाइम क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है ना। धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट रखा रखा क्या होता है, खराब होता जाता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसमें वाटर है, उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, माइक्रोब्स भी एक्शन कर सकते हैं। तो ये जरूरी है कि हम ये चेक करें कि जो उसमें हमने इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं, जैसे कि फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, वो कितने स्टेबल हैं, उनकी स्टेबिलिटी को टेस्ट किया जाना जरूरी है। और इसके लिए हम नॉर्मल स्टेबिलिटी स्टडी और एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी दोनों परफॉर्म करते हैं। क्लियर हो गया? लास्ट आता है आपके अदर स्पेशल टेस्ट। अदर स्पेशल टेस्ट के अंदर आता है आपके क्लिनिकल ट्रायल्स में बी नीडेड टू बी कैरिड आउट फॉर द माउथ वॉशेज as they sometimes contain therapeutic agent. These tests are commonly performed on the basis of requirement, are effects on the dental caries, effect on a oral soft tissue problems, cleansing effect, astringent effect, etc. क्या बोल रहे हैं कि भाई स्पेशल क्लिनिकल ट्रायल यहाँ पे किए जाते हैं माउथ वॉश को टेस्ट करने के लिए, उसमें जो थेरापेटिक एजेंट्स प्रेजेंट हैं उनको टेस्ट करने के लिए। और ये जो टेस्ट होते हैं ये जो डिफरेंट इफेक्ट्स को पता करने के लिए किए जाते हैं, जैसे कि डेंटल कैरीज का इफेक्ट कि भाई दांतों में कीड़ा लग रहा है तो उसको हमको पता करना है, या जो सॉफ्ट टिश्यूज है उसमें कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको पता करना है, या फिर हमें क्लींजिंग इफेक्ट पता करना है, एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट पता करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सिंपली तो क्या कह रहे हैं कि भाई डिफरेंट थेरापेटिक एजेंट्स के इफेक्ट्स को जानने के लिए यहाँ पर डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि डेंटल कैरीज के लिए, सॉफ्ट टिश्यूज के लिए, क्लींजिंग इफेक्ट्स के लिए, एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट के लिए यहाँ पर डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा ये टॉपिक माउथ वॉश। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।